सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका आंसर आप सभी को करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर सकते हो, ठीक है, ताकि वो भी जुड़ के जो अपनी प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और आप सभी को जो टाइमिंग दी जाएगी, मात्र 3 सेकेंड की टाइमिंग दी जाएगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि बौद्ध शिला का प्रमुख केंद्र था नालंदा, गया, गुजरात, बंगाल। तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था वो था नालंदा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, क्लाइव, चार्ल्स ग्रांट, कार्नवालिस, कोई नहीं। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, किनको कहा जाता है? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट। अगला जो तीसरा प्रश्न है कि छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? ऑकलैंड ने, एडम स्मिथ ने, मैकाले ने, न्यूटन ने। तो छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया ऑप्शन नंबर सी, मैकाले ने। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं अगर रिलेट करके बताऊं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर भी अगर आप सभी को अगर मैं रिलेट करके बताती हूँ तो बहुत ही आसानी के साथ याद भी हो जाएगा। तो छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया मैकाले ने। आप सभी को पता है कि हमने सुबह भी वर्तमान भारतीय उड़िका घोषणा पत्र 1854, ठीक है, मैकाले का विवरण पत्र 1900 आई थिंक कुछ लिखे थे। तो इस तरीके यानी उन्होंने 1900 आई थिंक 52 ऐसे कुछ था, ठीक है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। ये आपको याद रखना है कि छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? तो मैकाले ने। अब मैं जो था, ठीक है, एक काले सा व्यक्ति था जो हमेशा चाय छानने का प्रयास करते था। वो भी कैसा चाय? तो रेड टी यानी लाल चाय। लाल चाय यानी आप कह सकते हो ब्लैक टी। तो ब्लैक टी यानी काले रंग का था, वो हमेशा चाय छानने का वर्क करता नहीं था, लेकिन हाँ, इस तरीके से आप रिलेट करके आसानी के साथ याद कर सकते हो। फोर्थ प्रश्न है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, विद्यालय। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? बिल्कुल सही, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु जो था वो था शिक्षक। यानी जो आदर्शवादी के लोग थे उनका कहना था कि जो भी शिक्षा दी जाए इसके लिए केंद्र बिंदु जो होना चाहिए वो शिक्षक होना चाहिए। लेकिन आज के आधुनिक युग में जो शिक्षा का केंद्र है वो क्या है? शिक्षार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षक। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आदर्शवादी नहीं है? सुकरात, प्लेटो, हीगल, डीबी। तो निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है आदर्शवादी के जो लोग थे उनका जो कहना था कि जो शिक्षा है वो केंद्रित होनी चाहिए किस पे? तो शिक्षक पे। यहाँ पर वो कौन कौन से लोग हैं? तो सुकरात है, प्लेटो है, हीगल है। यानी ये तीनों ही क्या है? आदर्शवादी है। लेकिन जो डीबी है ये नहीं है, यानी ये आदर्श
वादी आप कह सकते हो कि आदर्शवादी नहीं है जॉन डीवी, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो सुकरात हुए, प्लेटो हुए, हेगल हुए, ये सभी क्या है, आदर्शवादी है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? सुकरात, प्लेटो, हॉर्न, स्पेंसर। तो प्रकृतिवादी दार्शनिक है, क्योंकि आप सभी को पता है सुकरात तो होगा नहीं, प्लेटो होगा नहीं क्योंकि वो भी आदर्श। अब 2 ही ऑप्शन है, हॉर्न या स्पेंसर। ठीक, प्रकृतिवादी दार्शनिक है तो फ्रेंड्स यहाँ पे सुकरात, प्लेटो और हॉर्न जो है ये प्रकृतिवादी दार्शनिक नहीं है, बट जो स्पेंसर है, हर्बर्ट स्पेंसर, इनका नाम आपने सुना होगा, यानी जो हर्बर्ट स्पेंसर है ये क्या है, प्रकृतिवादी दार्शनिक है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 7 प्रश्न है कि प्रकृतिवादी किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? दमनात्मक अनुशासन, मुक्तियात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन। तो प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुक्तियात्मक अनुशासन की बात करता है प्रकृतिवाद। ठीक है, और आप सभी को पता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ से प्रकृतिवादी दार्शनिक है तो इसमें स्पेंसर है, और यहाँ पे प्रकृतिवादी यानी आप कह सकते हो हर्बर्ट जो स्पेंसर है वो किस अनुशासन की बात करते हैं? तो मुक्तियात्मक अनुशासन की बात करते हैं। अगला 8वां प्रश्न है कि विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रभावात्मक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन। तो प्रकृतिवादी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, यानी सबसे पहले आप सभी को याद रखना है प्रकृतिवादी दार्शनिक है स्पेंसर, वो किस अनुशासन की बात मानते हैं? तो मुक्तियात्मक अनुशासन। उसी प्रकार से यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं, तो यहाँ पे आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, मानववादी, प्रयोजनवादी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो प्रयोजनवादी थे उनका मानना था कि विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते थे, तो ये प्रयोजनवादी ऐसा मानते थे समाज को, यानी विद्यालय को समाज का लघु रूप। ठीक है, 9वां देखिए प्रश्न है कि विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की? ब्रह्म समाज की, रामकृष्ण मिशन की, आर्य समाज की, वेदांत समाज की। तो विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की। बिल्कुल सही, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा बी, यानी रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद ने लोगों के शिक्षा के लिए जो संस्था स्थापित किया उसका क्या नाम है? रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 10 टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक है? हिंद स्वराज, गीतांजलि, शिक्षा दर्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी, क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी ऑप्शन नंबर बी गीतांजलि। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है गीतांजलि, यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, किस स्थान पर है? यानी 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, लेकिन जो शांति निकेतन की स्थापना हुई वो किस स्थान पर हुई? कलकत्ता में, बम्बई में, दार्जिलिंग में या फिर बोलपुर में? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोलपुर में। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है कि गिजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? महाराष्ट्र, दिल्ली, जयपुर, कानपुर। तो गिजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा
गिजूभाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? चित्तल यानी महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। 13 क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं? फॉरबेल, मॉन्टेसरी, रूसो, हर्बर्ट। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं? बिल्कुल सही, किंडरगार्टन प्रणाली, जो कि आपने बाल विकास शिक्षण अधिनियम में पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फॉरबेल। 14 प्रश्न है कि बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, यानी बालक को स्वयं करने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। अगर वो एक बार गलत करते हैं तो आप उनको डांटे नहीं, बल्कि उनको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। ठीक है, गुड, कीप इट अप, और प्रयास करो, बहुत अच्छा जा रहा है। इस तरीके से आप उनको शाबाशी दे सकते हो, यानी बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को उसके कार्य में कम, बहुत ही कह सकते हो, जब जरूरत पड़े तभी हस्तक्षेप, यानी बहुत ज़्यादा जब गलत हो रहा है तब उनको हस्तक्षेप, डिस्टर्ब करना चाहिए। यह कथन किसका है? हर्बर्ट का या हर्बर्ट का, फॉरबेल का, मॉन्टेसरी का, क्रिमिनीज का। तो आंसर आप कर सकते हो, क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक उसके कार्य में बहुत ही कम हस्तक्षेप करना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये मॉन्टेसरी ने दिया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसका कथन है? लॉपियर का, गांधी जी का, रविंद्रनाथ टैगोर का, मैकावर का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो मैकावर है, आपने अगर बैचलर ऑफ आर्ट्स में होंगे, अगर आपने पॉलिटिकल लिए होंगे तो आपने मैकावर का नाम, प्लेटो का नाम, हेगल का नाम, इन सभी दार्शनिकों का नाम आप जरूर सुने होंगे। यहाँ पर जो कह रहा है कि शिक्षा जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, मतलब एक तरीके से मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने बहुत सही स्टेटमेंट दिया है। ये जो स्टेटमेंट दिया है मैकावर ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 16 प्रश्न है कि समाज की सबसे छोटी इकाई है? विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्थाएं, व्यक्ति। तो फ्रेंड, समाज की सबसे छोटी इकाई है, क्या है? बिल्कुल सही, समाज की सबसे छोटी इकाई है वो है व्यक्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, क्योंकि परिवार में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, विद्यालय में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, सामाजिक संस्थाएं में भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन व्यक्ति ये क्या है? समाज की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न है कि नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, यह किसने लिखा है? रेमंड ने, टीपी नन ने, बालकृष्ण जोशी ने, रोश ने। तो नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, ये किसने लिखा है? ये जो दिया है टीपी नन ने दिया है। इन्होंने जो बोला है कि जो नया विद्यालय यानी जो नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, यानी ये जो स्टेटमेंट दिया है ये टीपी नन ने दिया है। 18 नंबर प्रश्न है कि स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा लैटिन से ही स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई थी। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है? संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य, निष्पक्ष कार्य, उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है? 19 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रगतिशील कार्य। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। देखिए 20 प्रश्न है कि
किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। यह कथन किसका है? जो कि बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। डॉक्टर राधाकृष्णन, बालकृष्ण जोशी, ब्रैडले ननका। मैं तो इनसे सहमत हूँ। यानी किसी भी देश की उन्नति तभी संभव है जब उनका देश बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, शिक्षित हो। ठीक है, यानी यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट दिया है ये डॉक्टर राधाकृष्णन ने दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 प्रश्न है कि विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है। सामाजिक मूल्य को जानने के लिए समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक है। शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 21 का जो आंसर होगा, यानी विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 प्रश्न है कि राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान की धारा में वर्णित है। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 45। तो राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान की किस धारा में वर्णित है? बिल्कुल सही, अनुच्छेद 46 में ये धारा वर्णित है। 23 प्रश्न है कि जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? सत्य, वैश्विक, संपूर्ण, कोई नहीं। तो 23 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैश्विक। अगला जो प्रश्न है 24 की एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा? 83, 80, 82, 84। तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा? 83। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित, उपयुक्त, सभी। तो फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। 26 प्रश्न है कि वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, वीसीआर, टीवी, रेडियो। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टीवी में आप सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? वो है टीवी। आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर, ये क्या है? ये भी एक प्रकार का टीवी ही है, क्योंकि आप इसको देख सकते हो, इसमें कुछ भी चला सकते हो। 27 प्रश्न की निम्नलिखित में से वर्तमान भारतीय में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन सी बाधाएं हैं? जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, उपयुक्त, सभी। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, वर्तमान भारतीय में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन सी बाधाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त, सभी। 28 प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थक बनाना, सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक पहनाना। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी हमने वर्तमान भारतीय समाज की जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, ये हम लोग पवन सीरीज से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और इसमें से 100% आप सभी के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप जो ये प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से करते रहिए, ठीक है। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अब कल, सब कुछ अच्छा रहा तो हम कल सुबह ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और जो आप अपना प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से करते रहिए। आप सभी को जितने भी डीएलएड साथी हैं उनको मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट।